गुजरात एक ऐसा स्टेट जहां से भारत के 50% अरबपति बिलोंग करते हैं, जिसमें मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, दलीप सांघवी, अजीम प्रेमजी, कृष्ण भाई पटेल जैसे बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आज गुजरात एक्सपोर्ट में 17%, कॉटन और मिल्क उत्पादन में 25% योगदान देता है और माना जाता है कि भारत के 10 डायमंड में से 8 डायमंड गुजरात के सूरत में ही पॉलिश किए जाते हैं। इन सब की बदौलत आज गुजरात 50% वर्थ के साथ भारत का 3rd पावरफुल स्टेट बन चुका है और टाटा, रिलायंस, विप्रो, अमूल और अडानी ग्रुप जैसे बड़े बड़े बिजनेस गुजराती लोगों के द्वारा ही ओन किए जाते हैं। आज गुजराती इंडिया के बाहर भी बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं, जैसे कि अमेरिका। गुजरात की एक छोटी सी कम्युनिटी है पटेल। ये लोग अमेरिका में 1% से भी कम है, पर फिर भी ये लोग वहाँ के 50% होटल के मालिक हैं। और मजेदार बात तो ये है कि इनको वहाँ की फॉरेन लैंग्वेज भी कोई खास नहीं आती है। आज ये पटेल $40 बिलियन से भी ज्यादा एसेट्स को ओन करते हैं और $7 to $5 मिलियन का टैक्स पे करते हैं। अब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये गुजराती वहाँ की लैंग्वेज तक भी नहीं जानते हैं, फिर भी ये कैसे बिजनेस ओन कर पाते हैं। आंसर सिंपल है, गुजरात की हवा में व्यापार है साहब। मेरी सांस तो रोक लो, लेकिन इस हवा को कैसे रोको? अधिकतर लोगों की जब जॉब नहीं लगती है तब वे बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन गुजराती इसका उल्टा करते हैं। उनका जब धंधा नहीं चलता है या फिर बिजनेस नहीं चलता है तब वे जॉब करने के बारे में सोचते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में उन 5 स्ट्रेटेजीज को जानेंगे जिनकी वजह से आज गुजराती अपने धंधे को एक्सपेंड कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब में से 3rd स्ट्रेटेजी में तो आपको मजा ही आ जाएगा। फर्स्ट, डेली नीड्स बिजनेस। इसका एग्जाम्पल है निरमा। ये वीडियो क्लिप देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस निरमा की बात कर रहा हूँ। ये निरमा कंपनी शुरू की गई थी कृष्ण भाई पटेल जी के द्वारा और ये जो निरमा नाम रखा गया था वो इनकी बेटी के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उनकी बेटी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। वो चाहते थे कि इनकी बेटी का नाम अमर हो जाए। कृष्ण भाई पटेल एक टेक्नीशियन का काम किया करते थे। जब वे घर आते तो निरमा डिटर्जेंट के फॉर्मूले को ढूंढने लगते। वे बार बार उस फॉर्मूले को ढूंढने में फेल हो जाते, लेकिन एक दिन उनके हाथ वो फॉर्मूला लग ही गया और अपने घर के पीछे से एक निरमा डिटर्जेंट बनाना शुरू कर दिया। अब डिटर्जेंट बना तो लिया था, पर उसे मार्केट में सेल करना बहुत जरूरी था। अब मार्केट में सेल करने के लिए पटेल जी ने अपने प्राइस में डिफरेंशिएट रखा। जहाँ अन्य ब्रांड 14 रुपए पर केजी पर अपनी डिटर्जेंट सेल कर रही थी, वहीं पटेल जी ने 3 रुपए पर केजी पर अपनी डिटर्जेंट सेल करना शुरू किया, जिसके कारण एक मिडिल क्लास लोग भी इसे इजीली अफोर्ड कर पा रहे थे। अब प्रोडक्ट बनने के बाद शुरुआती दौर में पटेल जी ने अपनी साइकिल पर डिटर्जेंट को सेल करना शुरू किया। अब धीरे धीरे कृष्ण भाई पटेल ने कुछ कैपिटल कलेक्ट की और निरमा की सेल को बूस्ट करने के लिए एक एडवर्टीजमेंट बनाने की सोची। इस एडवर्टीजमेंट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये मिडिल क्लास हाउसवाइफ को टारगेट करती हो। इस एडवर्टीजमेंट के कारण निरमा की सेल 10x तक बढ़ चुकी थी, क्योंकि डिटर्जेंट एक डेली यूज होने वाला हर घर का प्रोडक्ट था। सेकंड, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। दोस्तों, चाहे बनिया हो, मारवाड़ी हो या फिर गुजराती हो, इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सब हमेशा ही सिंपल धंधा करने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और याद रखना कि सिंपल बिजनेस हमेशा ही पावरफुल होते हैं। और आइंस्टाइन भी कहते हैं कि सिंपलिसिटी इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंट। कहने का सिंपल मतलब ये है कि सिंपल बिजनेस ही ज्यादा प्रॉफिट के साथ साथ लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाते हैं। अगर इसका एग्जांपल लें तो साल 2005 में इंडिया के रिचेस्ट लोगों के लिस्ट में नंबर 1 पर थे बिल गेट्स और नंबर 3 पर थे लक्ष्मी मित्तल, जो कि एक गुजरात के मारवाड़ी थे। बट एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बिल गेट्स और लक्ष्मी मित्तल दोनों का बिजनेस सेम टाइम पर शुरू हुआ था। जहां बिल गेट्स सॉफ्टवेयर बेच रहे थे, वहां लक्ष्मी मित्तल बेसिक एक स्टील का धंधा कर रहे थे। स्टील इंडस्ट्री भले ही एक बेसिक इंडस्ट्री है, पर इसको शुरू करने के लिए भारी कैपिटल की जरूरत होती है। आपको रॉ मटेरियल और बड़े बड़े प्लांट सेटअप करने पड़ते हैं, जिनके लिए भारी इनकम की जरूरत होती है। इसीलिए लक्ष्मी मित्तल ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। इन्होंने अपनी बिजनेस की शुरुआत 1976 में इंडोनेशिया में एक छोटी सी मिल से शुरू की और धीरे धीरे ये अपनी मिल्स को एक्सपेंड करते रहे। ये भले ही काम एक सिंपल कर रहे थे, पर ये अपनी मिल्स को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन करते थे। ये हमेशा घाटे में चल रही मिल्स को ही खरीदते थे,
जो इनको काफी ज्यादा कम दाम में मिल जाती थी। जैसे एक एग्जांपल लें तो कजाकिस्तान में कारमेट्स स्टील वर्क्स नाम की एक कंपनी थी जो बंद होने की कगार पर थी, क्योंकि उस टाइम स्टील की डिमांड काफी ज्यादा कम हो गई थी। इस मौके को देखकर इन्होंने उस स्टील कंपनी को बहुत ही चीप दाम में खरीद लिया और पुराने बिजनेस मॉडल को चेंज कर नया बिजनेस मॉडल बनाया और 5 साल में प्रॉफिटेबल भी बना दिया। थर्ड, अपॉर्चुनिटी माइंडसेट। दोस्तों, इस पॉइंट से आपको पता लग जाएगा कि गुजराती किस हद तक कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करता है। 1950 में यमन की करेंसी से रियाल कॉइन की क्वांटिटी काफी ज्यादा कम होने लगी थी। अब मार्केट में ये कॉइन्स नए के बराबर ही रह गए थे, जिसके कारण यमन की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन के 3 महीने बाद इन्होंने एक 18 साल के क्लर्क को पकड़ा। जब उससे उन कॉइन्स के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो लोगों से रियाल कॉइन मांगता था और उसके बदले उनको उसकी ज्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट देता था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि ये ट्रांजैक्शन उसके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल था। एक्चुअली ये रियाल कॉइन्स प्योर सिल्वर के बने होते थे। जितनी इन कॉइन्स की वैल्यू थी उससे ज्यादा इस सिल्वर की कीमत थी जो इन कॉइन्स को बनाने में यूज में लिया जा रहा था। इसीलिए ये बंदा उन कॉइन्स को पिघलाकर एक एक्चुअल सिल्वर के रूप में उन ब्रिटिश बिजनेसमैन को सेल करता था। जब तक लोगों ने इस बंदे को नोटिस किया तब तक इस बंदे ने लाखों रुपए कमा लिए थे। ये 18 साल का क्लर्क और कोई नहीं बल्कि धीरूभाई अंबानी थे, जो रिलायंस के फाउंडर हैं। धीरूभाई अंबानी भी सभी गुजरातियों की तरह अपॉर्चुनिटी माइंडसेट रखते थे। फोर्थ, रिस्क है तो इश्क है। गुजराती लोग रिस्क लेने में तो कभी पीछे नहीं हटते हैं। इनका सिंपल कहना है, लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। पर ये रिस्क हमेशा ही कैलकुलेटेड लेते हैं। अगर रिस्क लेने की बात आए तो 1962 में अहमदाबाद गुजरात में जन्मे गौतम अडानी को तो भूल नहीं सकते। गौतम अडानी जी ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्क ली है, लेकिन उन सब में से सबसे बड़ी रिस्क थी मुंद्रा पोर्ट, क्योंकि जिस समय अडानी जी ने इसके लिए जमीन खरीदी थी तो उस समय काफी लोग उन पर हंस रहे थे। दरअसल ये जमीन हाई ट्रायल के समय पानी से भर जाती थी, जिस कारण वहाँ पोर्ट बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अडानी जी के जज्बे ने इसे सच कर दिखाया। चूंकि वो जमीन पानी से भरी हुई थी, इसीलिए अडानी को वो जमीन कोटियों के भाव मिल चुकी थी। मुंद्रा पोर्ट का एक आप एग्जाम्पल देते हो तो एक बहुत यूनिक एग्जाम्पल है। हमने इस तरह से डेवलप किया है कि वो 10 साल में भारत का सबसे बड़ा पोर्ट हुआ है और जहाँ पे सरकार ने एक पैसा निवेश नहीं किया है। इवन रोड हमने पूरा कनेक्टिंग बनाया, 100 किलोमीटर की प्राइवेट रेलवे लाइन हमने बनाया, वहाँ एयरपोर्ट बनाया। देखते ही देखते आज ये पोर्ट इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सबसे बड़ा एंड इम्पोर्टेंट पोर्ट बन चुका है और आज इस पोर्ट की कैपेसिटी 260 मिलियन टन है। फिफ्थ, इन्वेस्टिंग इन एग्जिस्टिंग बिजनेस। धंधो नियम कहता है कि कुछ नया करने से बेहतर है कि पहले से चल रहे बिजनेस में इन्वेस्ट करना, क्योंकि नया बिजनेस करने में ज्यादा मेहनत और रिस्क होती है। इसीलिए यदि आपको मेहनत और रिस्क को कम करना है तो पहले से चल रहे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, न कि एक इनोवेटर बने। आपको क्या लगता है अमेरिका में 50% से भी ज्यादा होटल पटेल्स के पास कैसे गए? सिंपल है, कॉपी करके। देखिए, पहले कुछ पटेल अमेरिका में गए और वहां पर कुछ पैसे कमाए। उनको देखकर कुछ और पटेल्स मोटिवेट हुए और उन्होंने भी अमेरिका के होटल्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये एक सिंपल और इजी वे है जिनको यूज करके न केवल मारवाड़ी और गुजराती लोग ही अमीर बने हैं बल्कि कई बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अमीर बने हैं। अब आप डीमार्ट को ही देख लो। डीमार्ट एक यूएसए में चलने वाली वॉलमार्ट कंपनी का कॉन्सेप्ट है, जिसे समझने के लिए डीमार्ट के ओनर राधा कृष्ण दामानी जी यूएसए गए और पूरे वॉलमार्ट के कॉन्सेप्ट को समझा और सेम इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करके इंडिया में अप्लाई कर दिया और तो बिग बाजार ने भी यही कॉन्सेप्ट अपनाया है। दोस्तों, अब कमेंट बॉक्स में बता देना वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।